दक्ष दर्पण देश कल तक में आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के लिए एक खास विषय मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता और उनके भाग्यशाली होने को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री बनने से बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, परंतु मुख्यमंत्रियों में भी कुछ नेता अत्यधिक भाग्यशाली साबित हुए हैं। इनमें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई मुख्यमंत्रियों की इस तरह से चर्चा कुछ विशेष उल्लेखों के साथ कर रही हैं। नेता महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और भाग्य साथ है तो कैसे लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छूने को मिलती हैं। हरियाणा में इसके कई उदाहरण हैं। आइए आज इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। राजनीति के मामले में देश में हरियाणा सबसे अलग तरह का प्रदेश है। बेशक यहाँ देखने में हालात सामान्य नजर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति देश में सबसे जटिल राजनीति है। यहाँ कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं जो पार्टियों से ज्यादा अपनी चलाने की स्थिति में भी रहते हैं। हरियाणा के लोग देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक गपशप करते नजर आते हैं। हरियाणा में देश में सबसे कम छुआछूत है और इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है, परंतु यहाँ अमूमन राजनीति जात पात के आधार पर होती है। यह संयोग ही है कि हरियाणा के कई मुख्यमंत्रियों के नाम के पीछे लाल शब्द लग रहा है। एक मुख्यमंत्री दयाल मतलब भगवत दयाल भी हुए हैं। यहाँ ऐसे कई मुख्यमंत्री बने हैं जिन्हें भाग्य का धनी कहा जा सकता है। इनमें मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। लाल नाम उनके शब्द के पीछे भी है। वह कितने भाग्यशाली हैं यह बाद में बताएंगे, परंतु इस मामले में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि उन्हें शायद चुनाव भी धक्के से लड़ाया गया था। वे कितने भाग्यशाली हैं इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों उस समय झज्जर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हरियाणा के शक्तिशाली नेता, हरियाणा बनाने की मांग करने वाले मुखर होकर लड़ाई लड़ने वाले पहले व्यक्ति और आक्रामक नेता प्रोफेसर शेर सिंह के मुकाबले किसी स्थानीय और कांग्रेस विचारधारा के ब्राह्मण को चुनाव लड़ना चाहते थे। और इसका एक कारण यह भी था कि जाट गैर जाट की राजनीति भावना उस समय इतनी प्रभावित होती थी। प्रताप सिंह कैरों की नज़र कांग्रेस के पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटेक्ट में काम करने वाले पंडित भगवत दयाल शर्मा पर थी, जिनका गांव बैरी झज्जर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता था। इसके लिए श्री कैरों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया था कि वह भगवत दयाल को चुनाव लड़ने के लिए कहें। बताते हैं कि श्री नेहरू ने भगवत दयाल के स्वभाव को देखते हुए उस समय यह कह दिया था कि भगवत तो कई बार अपनी भी नहीं सुनता, मतलब जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। लेकिन भगवत दयाल इसके लिए तैयार हो गई और 1962 में उन्होंने एक योजना मतलब रणनीति के तहत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में प्रोफेसर शेर सिंह को हरा दिया। यह सरलता से समझा जा सकता है कि पंडित भगवत दयाल पहला ही चुनाव जीते और उन्हें पंजाब सरकार में उसी समय राज्य मंत्री बना दिया गया। उसी दौरान नेहरू जी की इच्छा के दृष्टिगत उन्हें संयुक्त पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तक कि वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं थे। उसके लिए कांग्रेस के एमएलए ने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर उन्हें अध्यक्ष बनवाया। संयुक्त पंजाब में हरियाणा के दो नेता ऐसे हुए हैं जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे, एक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, दूसरे भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा का भाग्य देखिए, वे पहली बार विधायक बने, उसी के दम पर राज्य मंत्री बने और उसी के दम पर 1966 में जब हरियाणा बना तो मुख्यमंत्री बने, मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में झज्जर का प्रतिनिधित्व करते थे। वे दूसरी बार यमुनानगर से विधायक बने तो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। और सुनिए, 1966 में हरियाणा बना, उस समय के पंजाब विधानसभा के हरियाणा क्षेत्र के विधायकों की मदद से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने का मौका आया तो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह फरमान जारी कर दिया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। इसके लिए बाकायदा मतदान कराया गया था। इस मामले में भी पंडित भगवत दयाल शर्मा ही बाजी मार ले गए और हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री बने। अध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी जीत 2 मतों के अंतर से हुई और उन्होंने उस समय अंबाला के विधायक अब्दुल गफ्फार खान को हराया था। अब्दुल गफ्फार खान को हरियाणा के मुख्यमंत्री रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह का समर्थन प्राप्त था। अभी हम भगवत दयाल शर्मा की बात कर रहे हैं। भाग्य ने उन्हें शुरू के 5-6 साल में ग्राउंड लेवल से पॉलिटिकल स्टेटस की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री के रूप में वे सफल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें गिनती के दिन मिले, लेकिन उसके बाद वे लोकसभा के सदस्य रहे, वे राज्यसभा के सदस्य रहे और बाद में 2 प्रदेशों के राज्यपाल रहे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा उड़ीसा। भाग्य की बात करें तो चौधरी बंसीलाल भी कई रिकॉर्ड तोड़ गई। वे पहली बार विधायक बने और उसी कार्यालय में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने की संभावना तो दूर, इस रूप में कोई उन्हें जानता तक नहीं था। और उनका भाग्य देखिए, 1968 में जब वह तोशाम से विधायक बनकर आए तो उस समय चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के 3 बड़े उम्मीदवारों चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम और पंडित भगवत दयाल शर्मा की कांग्रेस हाईकमान ने टिकटें ही काट दी थी। मतलब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो ये तीनों विधायक ही नहीं थे। इस मामले में चौधरी बंसीलाल ने बड़ा भाग्य का धनी और कौन हो सकता है।
मतलब उपरोक्त तीनों की टिकटें कट जानी ही चौधरी बंसीलाल के लिए वरदान साबित हुआ। चौधरी बंसीलाल भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा और रेल मंत्री रहे। दोनों जगह कामयाबी के झंडे गाड़े और बाद में 1996 में अपना क्षेत्रीय दल बनाकर भाजपा से गठबंधन कर चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। यह बात अलग है कि वे मुख्यमंत्री के रूप में अपना यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक बात चौधरी बंसीलाल पर भी खरी उतरी कि उनके नाम के पीछे भी लाल लिखा होता था। एक लाल चौधरी भजनलाल थे। वे 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर आदमपुर से जीत कर आए। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे। चौधरी भजनलाल चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल के मंत्री नहीं थे। यद्यपि वे 1972 में चौधरी बंसीलाल के साथ कृषि मंत्री रहे थे, परंतु बाद में चौधरी देवीलाल ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया तो कालका के उस समय के विधायक और मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार लक्ष्मण सिंह ने चौधरी देवीलाल को जैसे तैसे मनाकर भजनलाल को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और वह सहकारिता मंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला ने भजनलाल को मंत्रिमंडल में लिए जाने का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने चौधरी देवीलाल को चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि भजनलाल तिड़कमबाज आदमी है, यह आपकी तख्ती पोत देगा। बाद में वही हुआ भी। 6-7 महीने के बाद ही चौधरी भजनलाल चौधरी देवीलाल की जगह मुख्यमंत्री बन बैठे और फिर जनता पार्टी के 50 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1982 में कांग्रेस के नेता के रूप में फिर मुख्यमंत्री बने। वे केंद्र में भी कृषि मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे। चौधरी भजनलाल ने एक अपवाद को छोड़कर जीवन में कभी चुनाव नहीं हारा और उन्होंने अपने जिले हिसार से बाहर फरीदाबाद और करनाल में भी चुनाव जीते। उनकी पत्नी जसमा देवी, उनकी पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई, उनके दोनों बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे। पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने तो 2004 के चुनाव में 2 स्थापित परिवारों के उस समय के दिग्गज 2 राजकुमारों अजय सिंह चौटाला और सुरेंद्र सिंह को हराकर चुनाव में जीत का पताका लहराने का काम किया। आदमपुर से कोई भी नेता चौधरी भजनलाल के किसी भी परिजन को आज तक चुनाव में नहीं हरा पाया। इसी कड़ी में हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वे हरियाणा के पहले ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पहले बने और विधायक बाद में। इससे पहले वे सांसद तो कई बार रहे, परंतु विधानसभा का चुनाव कभी नहीं जीत पाए थे। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल को कई बार हराया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने से पहले भाग्य से मतलब चमत्कारिक तरीके से गंगा में बह जाने के बाद भी बच गए और लोगों ने उन्हें गंगा पुत्र कहा। वे लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनकी गिनती हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति के पीएचडी के रूप में जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को इस तरह से राजनीति झटका दिया कि औरों को कांग्रेस छुड़वाने के लिए विख्यात चौधरी भजनलाल को खुद ही कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ गया था। यह बात अलग है कि बाद में चौधरी बंसीलाल की तरह कांग्रेस में वापस लौट आए। अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं। 2 दिन से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, जबकि हमारा आकलन है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। असली बात और है। मुख्यमंत्री जो दिल्ली होकर आए हैं वे पहले भी मजबूत होकर आए हैं और मंत्रिमंडल के फेरबदल जिन कारणों से किया जाता है जैसी ऐसी कोई स्थिति इस समय नजर नहीं आ रही। असली बात यह है कि मुख्यमंत्री को भाजपा हाईकमान ने कहो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी मजबूत कर दिया है और उन्हें काम करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। उन्हें कह दिया गया है कि उन्हें जो ठीक लगे वह करें। अब विपक्ष की बात करें और कांग्रेस की बात छोड़ दे तो हरियाणा के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि चौधरी देवीलाल के परिवार के अधिसंख्य लोग मतलब नेता मौजूदा सरकार का सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। बताइए, इस स्थिति में भी मनोहर लाल को कोई कमजोर मुख्यमंत्री कहेगा या मानेगा तो आप उसे क्या कहेंगे। अब मंत्रिमंडल की बात करते हैं। मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। मसलन उनका कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। अनिल विज के पास महत्वपूर्ण विभाग जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें अनगिनत झटके देकर बैकफुट पर ले जाने का काम बार बार किया है। अब देखिए कि सरकार में 2 बार विधायक बनी भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं और पहली बार विधायक बने लोग मंत्री हैं। ऐसे में भला मुख्यमंत्री क्यों नहीं कमांडिंग पोजीशन में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री के पास सरकार चलाने सरकार बनाए रखने के एक नहीं 2 विकल्प हैं। यदि किसी कारण से जननायक जनता पार्टी अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करे तो उस पार्टी के साथ लोग भाजपा में शामिल होने को तैयार रहने की स्थिति में आ सकते हैं। शायद जजपा नेताओं को इस बारे में आईना भी दिखाया जा चुका है। दूसरा, उनके पास निर्दलीय विधायकों के अतिरिक्त गोपाल कांडा आदि के समर्थन का विकल्प है। मनोहर लाल ही नहीं, सब नेता जानते हैं कि राजनीति में यह कहावत अमूमन चरितार्थ रही है कि लालच बुरी बला है। जानकर इस बात से परिचित हैं कि आज जेजेपी सरकार से बाहर आने का फैसला कर ले तो मंत्री बनाने के नाम पर, लाभ का पद प्राप्त करने के नाम पर कई विधायक भाजपा में खेमे में उसी तरह लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे जैसे राजस्थान में भाजपा के 6 विधायक संकट में आते ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यद्यपि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, परंतु कोई तो कारण था कि वे दल बदल कर गई। हरियाणा के मामले में यह संभव है कि बसपा के विधायकों में से 7-3 जनों को छोड़कर अपना नया रास्ता निकाल ले। मुख्यमंत्री की 2 खासियत और देखी गई हैं। उन्हें हरियाणा के सारे प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के कामकाज शैली, क्षमता,
कथित तौर पर राजनीतिक संबंधिता, लोकबिग आदि की पूरी जानकारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने शासन में सिस्टम बनाकर अधिकारियों को साधने का काम किया है। ऑनलाइन ट्रांसफर, मेरिट के नाम पर नौकरियां देने, डिजिटलाइजेशन अप्लाई करनी, राजस्व विभाग में कई ऑनलाइन व्यवस्था करने का ऐसा काम कर दिया है कि पारदर्शिता साथ साथ चलती है। मौजूदा सरकार ने पिछले वर्ष माइनिंग और एक्साइज एंड टैक्सेशन मतलब शराब में इतना पैसा कमाया है कि कुछ लोग आंकड़ों पर भी यकीन नहीं कर पा रहे, जबकि वे अच्छी तरह से जानते कि आंकड़े किसी के गुलाम नहीं होते। मुख्यमंत्री ने यह कई बार साबित किया है कि वे मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और अनावश्यक दबाव कभी नहीं मानते। यहाँ तक कि विधानसभा में वे अमूमन फाउल नहीं होते, विपक्ष के दबाव में नहीं आते। एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। पिछले बजट सत्र के दौरान सरकार में समर्थन वापस लेने के बाद महम के विधायक बलराज कुंडू एक दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में बहस कर रहे थे। मुख्यमंत्री का रुझान और मूड देखकर बलराज कुंडू ने मुख्यमंत्री की ओर मुखातिब होते हुए यह पूछा कि इसका मतलब आपने मंत्री को क्लीन चिट दे दी है। मुख्यमंत्री ने तपाक से हाँ कर दी, जबकि उस समय न तो कोई जांच कराई गई थी और ना ही कोई रिपोर्ट आई थी। और भी कई ऐसे मामले हैं। मुख्यमंत्री ने यह जता दिया कि जहां वे अपनी पार्टी के विरोधियों को किनारे लगाए जानते हैं, वहीं वे अपने नजदीकी लोगों के हितों की रक्षा करना भी जानते हैं। वह चाहे मनीष ग्रोवर हो, कृष्ण बेदी हो, चाहे सुभाष बराला हो। यही कारण है कि बहुत लोग यह कहते देखे जा सकते हैं कि मनोहर लाल के होते देवेंद्र बबली जो टोहाना से जीत कर आए हैं, कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मौजूदा सरकार में वे मंत्री नहीं बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं मनोहर लाल कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब 2014 का चुनाव चल रहा था, जब चुनाव में मतदान के बाद गिनती चल रही थी, जब चुनाव के रिजल्ट आ गए थे, तब भी किसी का अनुमान तक नहीं था कि करनाल से जीतकर आए मनोहर लाल भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जानने वालों को पता था कि मनोहर लाल वैसे भी चुनाव लड़ने नहीं आए, परंतु उन्होंने स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल की तरह पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार एमएलए और बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गई। और तो भाजपा में मुख्यमंत्री पद के एक नहीं 3 प्रबल उम्मीदवार थे। सब उनके मंत्रिमंडल में उनके नीचे मंत्री बने। यह थे कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़। रामविलास शर्मा ने तो मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाने का विरोध तक कर दिया था, परंतु बाद में उन्हें समर्पण करना पड़ा। मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पर भोला भाला बताए जाने वाले लोग गलती पर हैं। सच्चाई यह है कि राजनीति के ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो मर्जी का काम करते हैं, किसी का ज्यादा दबाव नहीं मानते, विपक्ष को मजबूत नहीं होने देते, हावी नहीं होने देते, मंत्रियों पर चेक एंड कंट्रोल रखते हैं, किसी को हवा लेने का मौका तक नहीं मिलता। जरा सोचिए कि हरियाणा में भाजपा की लीडरशिप की क्या हालत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे लोग हरियाणा की राजनीति के हाशिए पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मनोहर लाल मन ही मन यह संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा की राजनीति में जो हार गया वह बाहर गया। एक व्यक्ति ऐसे थे जो उन्हें पार्टी में चुनौती देने की स्थिति में आ सकते थे और वह थे कृष्णपाल गुर्जर, परंतु उन्होंने अध्यक्ष बनने का अपना मौका दो मन बनाने के कारण खो दिया। वे चाहते थे कि वे मंत्री भी रहें और अध्यक्ष भी बन जाए। अब उनकी जगह कैप्टन अभिमन्यु आदि की तरह हाशिए पर चले गए। ओम प्रकाश धनखड़ बेशक हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन तो गए, परंतु उनको लेकर शायद ही मुख्यमंत्री की कोई राजनीतिक समस्या हो। मुख्यमंत्री जानते हैं कि धनखड़ का प्रदेश में कहीं जनाधार नहीं है। उन्हें पूरे समय अपने अगले चुनाव में जीत की ही चिंता बनी रहेगी। आज स्थिति यह है कि खुद अध्यक्ष महोदय यह मानकर चलते होंगे कि वह कोई भी काम मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राजनीति के कारण आज हरियाणा में विपक्ष इतना कमजोर है कि लोग कांग्रेस पर और कांग्रेस विधायक दल के नेता विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही बीजेपी को प्रत्यक्ष परोक्ष मजबूत करने का आरोप यह कहकर लगा देते हैं कि उन्होंने वस्तु स्थिति को जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर ऐसा कदम उठाने की गलती कर दी। इससे भाजपा जजपा गठबंधन शासन प्रशासन के संदर्भ में और मजबूत हो गया और इससे किसान आंदोलन को भी धक्का लगा। आज कांग्रेस हरियाणा में दो गुटों में बटी नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात का लाभ उठाने की स्थिति में लगातार आगे बढ़ रही है। कहने को कुछ भी कहें, लेकिन मुख्यमंत्री के राजनीतिक समायोजन से ऐसा कहा जा सकता है कि आज न तो कांग्रेस इतनी मजबूत है जितनी मानी जा रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी उतनी कमजोर है जितनी समझी जा रही है। ऊपरी तौर पर कुछ भी नजर आता हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोगों को यह पता है कि वास्तव में सच्चाई है क्या। यहाँ एक्शन का रिएक्शन खतरनाक तरीके से होता है। इस मामले में एक उदाहरण यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मानकर सोनीपत से चुनाव लड़ा था कि वह चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ तक जाटों के रुझान की बात करें तो उस समय ऊपरी तौर पर इनका एक तरफा सा माहौल नजर आता था कि लोग शर्त लगा लगाकर यह दावा करते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 लाख वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। यहाँ एक बात और है, 2019 के लोकसभा चुनाव के आरंभ में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में रैली कर रहे थे, उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गोहाना में रैली थी। उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भी ज्यादा जोश और भीड़ थी।
लेकिन इसी भीड़ में ऐसा राजनीति पलट मारा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हार में बदल गई। इसलिए जानकार लोग यह मानकर चलते हैं कि हरियाणा में यानी यहाँ की राजनीति में एक्शन का ऐसा रिएक्शन होता है कि पासे पलट जाते हैं। कांग्रेस की फूट ही भारतीय जनता पार्टी के इतनी काम आएगी कि इसे भविष्य में डिजाइनिंग फैक्टर कहा जा सकता है। मनोहर लाल का यह भाग्य ही है कि सारे के सारे लोग 2019 के चुनाव में हार कर घर बैठ गए। हरियाणा में भाजपा के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी भी चुनाव हार गई। जो नेता चुनाव भी हार गए वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए क्या चुनौती बन सकते थे। अब हम 2014 की याद दिलाते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल के पास प्राप्त बहुमत था। हरियाणा के लोगों ने 46 विधायक बहुमत के लिए दिए, 47वां स्पीकर बनाने के लिए भी दे दिया था। सरकार को बने साल 1.5 साल ही हुआ था कि 18-19 विधायक बागी हो गए। यह बात महीनों तक मीडिया में प्रतिदिन साया होती रही। लोग इन्हें असंतुष्ट बताते रहे। इन सब ने मुख्यमंत्री पर खूब दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु मुख्यमंत्री ने इनकी परवाह नहीं की। मतलब मुख्यमंत्री उनके दबाव में नहीं आए और चुनाव आने से पहले ही स्थिति नॉर्मल हो गई। 2019 का चुनाव आया, परिणाम आए तो उपरोक्त बागी 19 में से 18 लोग दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। या तो उनकी टिकट ही कट गई यह और या चुनाव हार गई। उनमें से केवल एक महिला चुनाव जीत कर आई है। जो इसे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यह भाग्य ही है। किसी व्यक्ति का इस तरह से मुख्यमंत्री बन जाना भाग्य ही तो है। एक नई बात जो बहुत कम लोगों को पता है, हम बता देते हैं। आज वह लोग गलती पर हैं जो मनोहर लाल को राजनीति का नौसिखिया मानकर चल रही हैं। सच्चाई यह है कि वे भाजपा में हरियाणा के संगठन मंत्री रहे। वर्ष 2009 में जब रामविलास शर्मा को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस समय मनोहर लाल अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार थे। अंतिम क्षणों में रामविलास को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा खास बात यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में रही है, यह मनोहर लाल खट्टर ही थे जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्णायक स्थिति में होते थे। वही तय करते थे कि भाजपा का कौन नेता गठबंधन सरकार में क्या बनाया जाएगा, मतलब किसे लगाया जाएगा, किसे हटाया जाएगा। 1996 में जब चौधरी बंसीलाल गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, वह भाजपा के अपने सहयोगी मंत्री को लेकर कभी दिक्कत महसूस करते। भाजपा के मामलों में कुछ ऊपर नीचे करना होता तो वे अपने नजदीकी और पार्टी के संगठन मंत्री अभय राम दहिया को कहा करते कि दहिया मनोहर लाल को बुलाओ। आप इसे भी भाग्य माने कि जिस तरह परमपिता परमात्मा ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीवन दान दिया, वैसे ही जीवन दान मनोहर लाल को एक नहीं 2 बार मिल चुका है। इन दोनों मौकों के गवाह एक ही व्यक्ति महेंद्र खत्री थे, जिनका अब निधन हो गया है। मौजूदा मंत्री और कितने लकी हैं, इसके बारे में अगली रिपोर्ट में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि जनता की तरफ से मुख्यमंत्री में कौन कौन सी कमियां गिनाई जा रही हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।